उत्तराखंड में प्रचार को गति देने के लिए मोदी, शाह और योगी समेत 16 दिग्गजों की डिमांड। भाजपा ने मांगे 16 स्टार प्रचारक, स्टार प्रचारकों के आधार पर रैली और रोड शो। हरिद्वार और नैनीताल में सीट पर कांग्रेस में फंसा पेच और बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से मना करने पर प्रत्याशियों के नाम नहीं हो पा रहे फाइनल। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की प्रेस वार्ता, चुनाव के मद्देनजर दिए दिशा निर्देश। आयकर विभाग का कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को नोटिस, 22 मार्च को ठाणे महाराष्ट्र स्थित कार्यालय में तलब किया, खुद प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। देहरादून हवाई अड्डे से एक और शहर के लिए सीधी हवाई सेवाएं, पूरे हफ्ते संचालित होंगी उड़ानें। पिथौरागढ़ समेत उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, मैदान में ठंडा रहेगा मौसम, होली के पहले मौसम में फिर से बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में पहले चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। राज्य में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद नामांकन की तारीखों का ऐलान कर दिया। भाजपा अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है। कांग्रेस बीते 2 दिनों से बैठक कर रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार नैनीताल सीट पर अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है कांग्रेस। जानकारी के मुताबिक दोनों सीटों पर अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति के दायरे से निकलकर हाई कमान के पाले में चला गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का अस्थिर पेच हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर फंसा हुआ है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं, तो वही पार्टी के बजाय हरीश रावत को मैदान में उतारना चाहती है। आपको बता दें कि यही वजह है कि सहमति बनने के बाद मामला कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंच गया है। वही एक तरफ जहां कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ गई हैं। दरअसल गणेश गोदियाल को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर 22 मार्च को तलब किया है। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पौड़ी लोकसभा का चुनाव प्रभावित करना चाहती है और ऐसा नहीं होने देंगे। वो आयकर विभाग के सामने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं होंगे। सवाल ये है कि क्या सत्ताधारी दल केंद्रीय एजेंसियों के सहारे विपक्षी दलों का उत्पीड़न कर रही है? आखिर कब तक कांग्रेस अपने 2 प्रत्याशियों का ऐलान करेगी और कब ये प्रत्याशी चुनावी तैयारी शुरू करेंगे? इसी को लेकर देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही देवभूमि उत्तराखंड राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए भाजपा अपने सभी विरोधी दलों से चुनाव की तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है। भाजपा ने इन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से अपने महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों पर ही मंथन कर रही है। कांग्रेस बीते 2 दिनों से बैठक करने के बाद भी हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि दोनों सीटों पर अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति के दायरे से बाहर निकलकर हाईकमान के पाले में चला गया है। उत्तर तो हाईकमान ही दे सकता पार्टी का, क्योंकि जो हमारी बैठकें हैं वो सीईसी भी हो चुकी, हाई लेवल कमेटी की बैठक हो चुकी। हम सभी लोग अपने जो मत हैं वो हम वहाँ बता चुके कि मैं क्या चाहता हूँ, यशपाल जी क्या चाहते हैं या हमारी स्क्रीनिंग कमेटी क्या चाहती है। अब हाईकमान ने सभी जितने भी प्रत्याशियों की हमने एक सूची बनाई थी, उन लोगों पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं उनको नोट किया है और उस हिसाब से वो अपने निर्णय देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज एक आध दिन में ये चीज़ें हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनका आशीर्वाद लेकर के मोदी जी भी जहाँ जहाँ जाते हैं वो भी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के कामों को प्रारंभ करते हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं
उत्तराखंड में भी हमने ये तय किया कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनके घर घर जा करके उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। यह अभियान जरूर चलाते हैं। ये तो गांव चलो भी कहते थे, कितने विधायक इनके गांव गए, कितने मंत्री इनके गांव गए, कितने पदाधिकारी इतने गांव गए। ये केवल इवेंट मैनेज करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। बुजुर्गों के लिए कोई योजना नहीं की। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना थी कांग्रेस के ज़माने, वो इन्होंने बंद कर दी गई। उनके स्वास्थ्य के बारे में योजना थी, उसको बंद कर दिया गया। बुजुर्गों के लिए कुछ करें तो ठीक है, बाकी की बात जो भी ये करें ये अब इनका अपना मामला, लेकिन लगता नहीं कि धामी सरकार बुजुर्गों के लिए कोई योजना बनाएगी या उनके लिए हित में कोई काम करेगी। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशी पर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ गई हैं। दरअसल गणेश गोदियाल को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर 22 मार्च को तलब किया है। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पौड़ी लोकसभा का चुनाव प्रभावित करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे और आयकर विभाग के सामने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं होंगे। ये सब नोटिस, ये सब कार्रवाइयाँ इसलिए भी हैं कि पिछले 3-4 महीनों से उनकी जो कोशिशें थी वो कोशिश परवान नहीं चढ़ी, और वो कोशिश जब परवान नहीं चढ़ी तो तब इस प्रकार से परेशान करके अब वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। गणेश गोदियाल जी को पहले तो ये अपने आप ही स्पष्ट करना चाहिए ये मामला कब का है। क्या ये जो मामले उनके खिलाफ इनकम टैक्स से हो या जो भी मामले हों, उनके जब उनकी सरकार महाराष्ट्र में होती थी उस दौरान के वो मामले हैं, या जब वो राजनीति में नहीं थे उससे पहले के मामले हैं। कुल मिलाकर एक तरफ जहां भाजपा अपने प्रत्याशियों के नामांकन के साथ ही मतदाताओं को साधने की तैयारी भी शुरू कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों पर ही मंथन कर रही है। वहीं जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा भी है वो भी अब केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सत्ताधारी दल केंद्रीय एजेंसियों के सहारे विपक्षी दलों का उत्पीड़न कर रहा है? आखिर कब कांग्रेस अपने 2 प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, कब ये प्रत्याशी अपनी तैयारी शुरू करेंगे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर नैनीताल जनपद की सीमा क्षेत्र लालकुआ सुभाष नगर के चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाएगा, जिसमें यूपी की ओर से आने वाले रोडवेज बसों और 4 पहिया वाहनों को रोककर जांच पड़ताल की जा रही है। चुनाव के साथ ही आगामी त्योहारों पर नकली मावा पनीर की तस्करी को रोकने पर जांच की जा रही है। वहीं वाहनों की जांच में आने जाने वाले वाहनों को डिटेल रजिस्टर में अंकित किया जा रहा है। इसी दौरान टीम द्वारा लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्री, बड़ी मात्रा में नकदी आदि प्रतिबंधित वस्तुओं की गहनता से जांच पड़ताल की है। सुभाष नगर चेक पोस्ट से हूँ और यहाँ पर लोकसभा के चुनाव जो नज़दीक आ रहे हैं उसमें यातायात के जो ये वाहनों का चेकिंग की जा रही है। इसके जो लोकसभा में प्रतिबंधित जो सामान है ये या तो उनकी चेकिंग जो अधिकता ना हो और उसमें कोई अवैध तरीके से कोई सामान ना ले जाए, इसका अभियान हमारा चल रहा है, जिसको हम उसकी चेकिंग करें। अभी तक हमने 50 से लेकर 70 गाड़ियों का हमने अब तक चेकिंग कर चुके हैं। इसमें भी है जो 4 पहिया वाहन भी हैं, सभी यहाँ 2 पहिया वाहन को भी हमने इसी दायरे में रखा हुआ है कि वो अनावश्यक रूप से कोई सामान ना ले जा सके। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि पूजा अर्चना के बाद कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान द्वारा पौड़ी संसदीय क्षेत्र से गणेश गोदियाल को प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस और उसका एक कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। इसके आगे बताया कि भाजपा में घबराहट है, इसी वजह से भाजपा कांग्रेस जो नेता हैं उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
बड़े लोग पार्टी के उम्मीदवार गणेश गोदियाल जी हैं, उनके आज इस विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का हमने शुभारंभ किया है और हमारे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और उनका जोश जो है द्योतक है इस बात का कि हम इस चुनाव में पूरे मनोयोग से, पूरे जोश खरोश से जो है इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है, इसलिए वो हमारे एक एक कार्यकर्ता को संपर्क कर रही है, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो। अगर भाजपा में घबराहट नहीं है तो वो इतने सारे लोगों को क्यों अप्रोच कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से, क्या उनके यहाँ वैचारिक दिवालापन हो गया है या उनके पास कार्यकर्ता शून्य हो गए हैं, सिर्फ गोबर गणेश अंधभक्त रह गए हैं जिनके अंदर सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं है। रुड़की के आवास विकास कॉलोनी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूजा अर्चना के बाद गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश के मौके पर देखा जाए तो उन्होंने लोकसभा चुनावी बिगुल भी रुड़की से फूंक दिया है। गृह प्रवेश के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बार हरिद्वार लोकसभा में जनता का अपार समर्थन व प्यार उन्हें मिल रहा है। 5 लाख वोट से ज्यादा वोट से जीत कर हरिद्वार लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाएगी। होली का रंग पड़ने के साथ अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में होली की धूम शुरू हो गई है। जागेश्वर धाम में चीर बांधने के बाद विधिवत ढंग से होली का शुभारंभ किया गया। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों ने चीर के साथ गाजे बाजे के साथ जागेश्वर मंदिर में परिक्रमा की। आपको बता दें कि इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ होलियारों की टीम ने होली के रंग में मस्ती की। आपको बता दें कि चीर को लेकर होलियारों के जागेश्वर धाम के आसपास के गांव घरों में पहुंचकर होली गायन कर रहे हैं। होलिका दहन तक होलियार जागेश्वर क्षेत्र में गांव में घूम घूम कर होली का उत्सव मनाएंगे। बनाया गया चीर जिसको हम बोलते हैं, इसका विशेष महत्व है और इसको ढोल नगाड़े के साथ हर प्रत्येक घर में जाके माँ का डोला का पूजन होता है। और ये दहन तक पूरा, यानी कि दहन मुझे लग रहा है 25 तारीख को है, उस दिन तक लगातार प्रत्येक गांव में जाके ढोल नगाड़े के साथ ये चीर माँ का डोला का जो है पूजन किया जाएगा। और इसमें होली का विशेष महत्व है कि मिलन, तो सब गांव में अभी क्या होता है कि सभी लोग छुट्टी में आए रहते हैं, सभी तो सब एकत्रित होके बच्चे बूढ़े तो सभी जवान लोग, सभी लोग आपस में मिलके उत्साहित होके बहुत ढोल नगाड़े के साथ वो उत्साहित इसको मनाते हैं। रुड़की के शेरपुर में आयोजित भाजपा जिला बैठक कार्यक्रम में हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का मंच पर मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों का अपार प्यार व समर्थन देखकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हम खुश हैं। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोकसभा हरिद्वार से भारी मतों से जीत दिलाने का दावा किया है। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों में भी हरिद्वार लोकसभा भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह को बड़ी संख्या में वोट देकर सांसद बनाने का काम किया जाएगा। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है और कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से जनता भाजपा को विजयी बनाने का काम करेगी, 400 पार के नरेंद्र मोदी के नारे को साकार करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया है, उसमें हम मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और हमारा खानपुर विधानसभा से जो हमारा मुस्लिम समाज है और भी हैं जो पसमानदा समाज के लोग, करीब करीब सबका समर्थन बीजेपी को ही रहेगा। क्या मुस्लिम समाज भी वोट देगा बच्चों? हाँ, क्यों नहीं देगा। मुस्लिम समाज क्या योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा रही क्या? सारी योजना मिल रही है, सारे फ़ायदा मिल रहे हैं, सब सड़कों पर हम भी चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं। राम रहीम का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है।
रूप तो ये है कि जो हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका सबसे पहले तो आभार, और क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत काम करा, और जो मुस्लिम समाज है उन्होंने बहुत योजनाएं दी, मोदी जी भी दे रहे। और जो हमारे अफजाल जी हैं, ये हैं भाई हमारे अनीस भाई, हमारे पुराने कार्यकर्ता, हम भी पुराने कार्यकर्ता, सभी मुसलमान जितने मुस्लिम भाई एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिता भेजेंगे यहाँ से त्रिवेंद्र रावत को। IAS के भारत प्रमुख को बांग्लादेश की सीमा पार करने के बाद असम में गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक देहरादून का रहने वाला आरोपी हारिस फारूकी उर्फ हरीश अजमल फारूकी भारत में IAS का प्रमुख है। वहीं इस संबंध में SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया कि हारिस फारूकी पिछले 10 साल से देहरादून नहीं आया। गलत गतिविधियों के चलते हारिस फारूकी का परिवार के किसी भी सदस्य से कोई संपर्क नहीं था। उन्होंने बताया कि दून पुलिस को इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच की थी, जिसमें यह सामने आया कि हारिस फारूकी अपने किसी भी परिजन के संपर्क में नहीं है और न ही वो पिछले 12 सालों से देहरादून आया है। असम के धबुरी जिले में जो है ISIS का जो इंडियन हैंडलर था उसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहाँ पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहाँ पर रह रहे हैं, और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से वालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां गया पढ़ाई के लिए, तब से वो अपने घर वापस नहीं आया, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने इसको वेरिफिकेशन भी किया था और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहाँ पर लगातार 10-12 सालों से न कभी आया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय देहरादून स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में राज्य के स्टेट आइकन के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी स्टेट आइकन से मतदाता जन जागरूक कार्यक्रम को और भी व्यापक रूप से मतदाताओं तक पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आगामी 19 अप्रैल को प्रदेश में मतदान होना है, ऐसे में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान स्थल तक लाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। बैठक में प्रीतम भरतवाड़, डॉक्टर कल्याण सिंह रावत, बसंती विष्ट और डॉक्टर माधुरी बर्थवाल ने अपने अनुभवों को साझा किया। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चुनाव के मद्देनजर शांति भंग की आशंका है, शांति भंग की आशंका है। अब तक 5,800 लोगों का चालान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर 50% से कम मतदान वाले बूथों पर मतदान की विशेष रणनीति बनाई गई है। साथ ही मतदाता जागरूकता के लिए प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वार्ता में हम आप सभी के समक्ष थीम बेस्ड एक विषय लाए हैं। तो जैसा कि हमने पहली प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया था कि कुछ विशेष जो हमारी थीम्स हैं और विषय हैं उन पर भी समय समय पर हम आप लोगों को ब्रीफ करते रहेंगे। तो उसी के क्रम में आज हम आप लोगों को विशेष रूप से अवगत कराने आए हैं कि कितनी हमने गतिविधियां अभी तक आयोजित की हैं मतदाता जागरूकता के संबंध में, और जो हमारे 83,21,207 मतदाता हैं राज्य में, जिसमें से कि लगभग 43 लाख पुरुष मतदाता हैं और 40 लाख महिला मतदाता हैं। साथ ही विभिन्न अलग अलग श्रेणी के भी मतदाताओं की संख्या हम आपको बता देंगे। इन सभी को विशेष गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक वोटर तक हमारी टीम्स पहुंच सकें और उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित कर सकें, प्रेरित कर सकें, यही प्रयास है। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आयकर विभाग की नोटिस दी गई है। 22 मार्च को ठाणे महाराष्ट्र स्थित कार्यालय में उन्हें तलब किया गया है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में इस संबंध में गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की ओर से 19 मार्च को उन्हें, उनकी पत्नी और फर्म के नाम पर 3 नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें उन्हें 22 मार्च को 11:30 बजे ठाणे महाराष्ट्र स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। उन पर पूर्व में आयकर विभाग के कुछ मामले हैं जो अब भी कोर्ट में विचाराधीन हैं। 2024 को ये सब नोटिस, ये सब कार्रवाइयाँ इसलिए भी हैं कि पिछले 3-4 महीनों से उनकी जो कोशिशें थी
वो कोशिश परवान नहीं चढ़ी, और वो कोशिश जब परवान नहीं चढ़ी तो तब इस प्रकार से परेशान करके अब वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को विनम्रता से इस देश के संविधान में विश्वास करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं और वो सावरकर के अनुयायी हैं। हम डर से अपने टास्क को नहीं छोड़ते। हम वो कितना डरा लें, लेकिन उनके कलम में इतनी ताकत नहीं है कि जो हमें डर कर बैकफुट पर कर दे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।